गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 27 ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स का पार्ट 3। तो इससे पहले हेमेटेनिक्स पार्ट हमने चालू किया था जिसमें हमने दो ड्रग देखे थे, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। आज हम उसका थर्ड ड्रग देखते हैं जो कि है लीवर एक्सट्रैक्ट, जो कि ब्लड में हेमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है एज वेल एज हेमोग्लोबिन को नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करता है। तो क्रूड लीवर कंटेन बोथ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। जो क्रूड लीवर एक्सट्रैक्ट होता है उसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों होते हैं, बट जैसे ही हम इसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और प्योर लीवर प्रिपरेशन बनाते हैं तो इसमें मेनली विटामिन B12 होता है। बीइंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इट इज़ लेस स्टेबल। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होने की वजह से ये लेस स्टेबल होता है, मीन्स इसका स्टेबिलिटी बहुत कम है, ये जल्दी ही डिग्रेड होने लगता है। द इंजेक्शन इज पेनफुल, ऑल्सो अदर प्रिपरेशन आर नॉट सो इफेक्टिव एंड ऑफ्टन पैलेटेबल। तो इसका इंजेक्शन जो है ये पेनफुल है, इसके अलावा जो अदर प्रिपरेशन भी है और अदर फार्मूलेशन है वो भी कुछ इतने पैलेटेबल नहीं है कि भाई इजीली कंज्यूम कर सके। और इसके अलावा ये लीवर एक्सट्रैक्ट से जो भी प्रिपरेशन बना हुआ है वो इतना इफेक्टिव भी नहीं है। Due to this disadvantages, liver extract generally not in used। तो ये जो डिसएडवांटेजेस है लीवर एक्सट्रैक्ट के कि ये लेस इफेक्टिव है, लेस पैलेटेबल है और इसके इंजेक्शन भी पेनफुल है, इसके अलावा ये लेस स्टेबल है। ये चीज़ों के वजह से, ये डिसएडवांटेजेस के वजह से इसको जनरली यूज़ नहीं किया जाता। इसके बाद हम आते हैं मेन ड्रग हेमेटेनिक्स का, जो कि है आयरन। आयरन ये मेन पार्ट है, जैसा कि हमें पता है हेमोग्लोबिन में आयरन ये मेन रोल प्ले करता है और आयरन का डिफिशियंसी के वजह से ही एनीमिया होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो रहता है ब्लड का वो कम हो जाता है। तो आयरन ये मेजर रोल प्ले करता है हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में। The iron is essential factor for normal hemopoiesis and is found specially in liver, egg yolk, spinach and peas। तो आयरन जो है ये इसेंशियल फैक्टर है फॉर हेमोपोएसिस। नॉर्मल हेमोपोएसिस मीन्स हेमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए आयरन ये इसेंशियल फैक्टर है। और ये स्पेशली कहाँ मिलेगा? ये लीवर में मिलेगा, एग यॉक में मिलेगा, पालक में मिलेगा, मटर में मिलेगा। तो यहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये हम डेली कंज्यूम करते हैं तो हमारा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन जो है इससे हमें मिल सकता है। दैट इज लीवर, एग यॉक, स्पिनच एंड पीज। द एवरेज डाइट सप्लाइज अबाउट 15 to 20 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन डेली, ऑफ विच perhaps only 5 to 20% is available for absorption, as the rest form insoluble complex with phytates and phosphates in the alkaline medium of lower intestine। तो हम जो डेली डाइट लेते हैं वहाँ से हमें 15 to 20 mg एलिमेंटल आयरन मिलता है, बट इसमें से सिर्फ 5 to 20% मीन्स 15 to 20 mg का 5 to 20% ये अवेलेबल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन। जो बचा हुआ 95 to 80% आयरन है ये क्या करता है? ये फॉर्म करता है इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विथ फाइटेट्स एंड फॉस्फेट इन द अल्कलाइन मीडियम ऑफ लोअर इंटेस्टाइन। तो लोअर इंटेस्टाइन का जो अल्कलाइन मीडियम है वहाँ पे जो बचा हुआ आयरन है, जो कि 95 to 80% आयरन है, वो इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि फाइटेट्स और फॉस्फेट्स के साथ बनाता है। और ये लोअर इंटेस्टाइन जहाँ पे अल्कलाइन मीडियम होता है वहाँ पे बनाता है। तो वैसा तो हम आयरन डेली 15 to 20 mg लेते हैं, बट उसका सिर्फ 5 to 20% ही हमारे बॉडी में अवेलेबल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन। आयरन मस्ट बी आयनाइज एट अ pH और लेस देन 5 टू बी एब्जॉर्ब। तो आयरन जो है ये आयनाइज होना चाहिए एट अ pH लेस देन 5, मीन्स जब
pH लेस देन 5 रहेगा तभी आयरन जो है ये आयोनाइज होगा और ये एब्जॉर्ब होगा, और ये इसेंशियल कंडीशन है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन तभी एब्जॉर्ब होगा जब वो आयोनाइज होगा, और आयोनाइज तभी होगा जब हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है, अगर ओरली लेते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो जहाँ पे भी पीएच लेस देन 5 होगा वहीं पे आयरन आयोनाइज होगा और वहाँ पे ही उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो आयरन का मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्टमक, डिओडिनम और जिजोनम में होता है। द फेरिक आयन दैट इज Fe3+ is not so well absorbed as the ferrous but is reduced to the ferrous form by the substance or the food such as ascorbic acid, protein, sulfahydryl groups and fatty acid। तो फेरिक आयन जो है ये इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है जितना फेरस आयन होता है, बट फेरिक आयन रिड्यूस होता है फेरस आयन में कब, जब हम फेरिक आयन को ऐसे फूड के साथ लेंगे जो उसे रिड्यूस करेंगे, मीन्स फेरिक टू फेरस आयन। तो फेरिक टू फेरस आयन में जब रिड्यूस होगा तो ही उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोटीन सल्फाहाइड्रिल ग्रुप और फैटी एसिड कंटेनिंग फूड, ऐसे प्रोडक्ट हमें फेरिक आयंस के साथ कंज्यूम करने पड़ेंगे जो कि रिड्यूस करेंगे फेरिक आयन टू फेरस आयन, और जिसके वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नॉट क्लियर। एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, प्रोसेस का आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, इसका प्रोसेस अभी तक के क्लियर नहीं है। बट जैसा कि हमने बोला है कि फेरस आयन ये इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब आयन इज ट्रांसफर टू द ब्लड बाय द एपोफेरिटिन फेरिटिन सिस्टम। तो हमारे ब्लड में एपोफेरिटिन और फेरिटिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं और ये आयरन के साथ बाइंड होते हैं और इसको अलग अलग एरियाज में सर्कुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्ब आयन इज ट्रांसफर टू द ब्लड बाय द एपोफेरिटिन एंड फेरिटिन सिस्टम। तो ब्लड में जो ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है एपोफेरिटिन और फेरिटिन सिस्टम है, जो कि आयरन को कैरी करके चलती है। फेरिटिन क्या करता है, फेरिटिन क्या करता है, फेरस आयन एब्जॉर्ब होने के बाद इसको फिर से फेरिक आयन में कन्वर्ट करके अपने पास रखता है, स्टोर करके रखता है। तो ये फेरिटिन जो है, फेरिटिन प्रोटीन जो है, ये आयरन को अपने पास रखेगा। जब भी आयरन का डिफिशियंसी रहेगा तो फेरिटिन के अंदर का जो फेरिक आयन है उसको फेरस में कन्वर्ट करके ये आयरन का डिफिशियंसी को फुलफिल करने का भी काम करता है। इसके अलावा ये आयरन को ट्रांसफर करने का भी काम करता है और ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है इनसाइड द ब्लड। If the content of iron in the body is high, this system is saturated and no iron is absorbed and vice versa। अगर हमारे बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये सिस्टम क्या हो जाता है, एपोफेरिटिन और फेरिटिन सिस्टम क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है और इसके वजह से आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं हो जाता है। सिमिलरली वाइस वर्सा मीन्स अगर हमारे बॉडी में बहुत कम आयरन है तो एपोफेरिटिन और फेरिटिन क्या करते हैं, आयरन जो है मैनेज करने का काम करते हैं, एज वेल एज आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये चीज़ होता है, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में आयरन रहेगा तो ये सिस्टम सैचुरेट हो जाएगा और उसके वजह से एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। और सिमिलरली अगर आयरन हमारे बॉडी में कम है तो उसका उल्टा एपोफेरिटिन फेरिटिन सिस्टम एक्ट करेगा, ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। इसके अलावा इसके पास जो स्टोर किया हुआ आयरन है उसे भी वो यूटिलाइज करेगा टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड साइमल्टेनियसली हेमोपोएसिस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए जो आयरन लग रहा है तो ये आयरन फिर फेरिटिन एपोफेरिटिन अपने पास से देंगे।
द टोटल बॉडी आयरन इज अबाउट 3 to 5 ग्राम। तो हमारे जो बॉडी में टोटल आयरन है ये 3 to 5 ग्राम है, ऑफ विच हेमोग्लोबिन आयरन फॉर्म सम 60 to 70%, जिसमें से 60 to 70% आयरन जो है ये हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में होता है और हेमोग्लोबिन में होता है, दैट इज 2 to 3 ग्राम। तो जो टोटल बॉडी का आयरन है उसमें से 60 to 70% ये हेमोग्लोबिन के पास होता है, दैट इज 2 to 3 ग्राम। और बचा हुआ जो आयरन होता है उससे फेरिटिन बनता है। जैसा कि मैंने बोला है, फेरिटिन क्या है? फेरिटिन एक प्रोटीन है जो कि स्टोर करता है आपके एक्सिस फेरस आयन को इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन। ठीक है, Fe2+ को कन्वर्ट करेगा ये Fe3+ में और स्टोर करेगा अपने पास। ठीक है, तो ये फेरिटिन का काम है। तो 60 to 70% तो हेमोग्लोबिन ले लेता है, बट बचा हुआ जो 40 to 30% है उससे फेरिटिन बनेगा, उसके अलावा साइटोक्रोम बनेगा और मायोग्लोबिन बनेगा। देयर इज सम 930 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो है 930 और 930 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है, मीन्स 15.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो 15.5 ग्राम हेमोग्लोबिन ये 100 ml ऑफ ब्लड में होता है, ऑफ विच 0.3% इज एलिमेंटल आयरन, जिसमें कि 930 ग्राम में हमारा सिर्फ 0.3% एलिमेंटल आयरन होता है, दैट इज 50 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो अगर ऐसा देखा जाए तो 15.5 ग्राम हेमोग्लोबिन में 50 mg ब्लड 50 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन मिलेगा, दैट इज 0.3%। तो इतना कम क्वांटिटी में आयरन हमारे हेमोग्लोबिन में रहता है, बट उसका काम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन को कैरी करके सब ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स तक पहुंचाना, जिसके वजह से हमारे सेल, ऑर्गन और टिश्यू प्रॉपरली काम कर सके। ये दिखता बहुत छोटा है बट काम इसके बहुत बड़े हैं। तो हेमोग्लोबिन 930 ग्राम हमारे बॉडी में रहता है, बट उसका 0.3% जो है एलिमेंटल आयरन हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है, जो कि 50 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड हम बोल सकते हैं। मीन्स बहुत ही कम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट रहता है हेमोग्लोबिन में, बट ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। आयरन सर्कुलेट in the plasma as a complex with a plasma protein transferrin and there is no free iron। तो आयरन जो है ये प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, दैट इज ट्रांसफेरिन। ये ट्रांसफेरिन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इसके वजह से जो है फ्री आयरन हमारे ब्लड में प्रेजेंट नहीं रहता। तो देयर इज नो फ्री आयरन इन आवर ब्लड। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या करेगा, दैट इज ट्रांसफेरिन नाम का जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये आयरन जो भी सर्कुलेट हो रहा है उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, और जिसके वजह से हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में फ्री आयरन मिलेगा नहीं। एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। तो एवरेज लाइफ जो है रेड ब्लड सेल का ये 120 डेज का है, जिसके वजह से लेस देन 1% इज डिस्ट्रॉयड ईच डे। तो आरबीसी जो है ये रोज लेस देन 1% डिस्ट्रॉय होता है, जिसका मतलब है आरबीसी जो है ये रोज लेस देन 1% डिस्ट्रॉय होता है, जिसका मतलब है अबाउट 20 mg ऑफ आयरन जो है ये फ्री होता है फ्रॉम दैट आरबीसीज। और ये आरबीसीज में से जो आयरन फ्री होता है ये रीयूज होता है फॉर हेमोपोएसिस।
हेमोपोएसिस के लिए यूज होता है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन के लिए ये रीयूज हो जाता है। मीन्स जो हमारा आयरन है ये बॉडी के अंदर ही रीयूज होता है, बट पूरा का पूरा यूज नहीं होता, थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट उसका लॉस होता है। इन मेल एक्चुअल लॉस इज अबाउट 1 mg। तो जो मेल होते हैं इसमें 1 mg के करीब रोज लॉस होता है आयरन का, बाय हेयर बोलिए और बाय अदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी है हमारे बॉडी में, वहाँ से ये 1 mg लॉस होता है इन केस ऑफ मेल। बट इन फीमेल इट इज़ मोर अनसर्टेन। फीमेल में ये बहुत ही अनसर्टेन है, इसका लॉस जो है बहुत ही अनसर्टेन है। स्पेशली इन मेंस्ट्रुएटिंग वुमन में भी अप टू 3 mg पर डे। तो जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है जिन्हें का मेंस्ट्रुअल साइकिल आया हुआ है उनमें 3 mg पर डे का लॉस होता है। द एवरेज वुमन एंड ग्रोइंग चाइल्ड रिक्वायर 15 mg डेली। तो जो वुमन होती है जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह बहुत होता है और जिनमें रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है, और जो ग्रोइंग चाइल्ड है जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनमें 15 mg डेली आयरन लगता है, बिकॉज दे नीड more oxygen for cell generation, cell repairing as well as सेल ग्रोथ। ये सब चीज़ों के लिए जो ऑक्सीजन लगता है उसके लिए आयरन का ज़रूरत पड़ता है, और आयरन से ही हमारा हेमोग्लोबिन बनता है, रेड ब्लड सेल प्रॉपरली बनता है। इसलिए वुमेन्स और ग्रोइंग चाइल्ड में 15 mg डेली लगता है, बट एवरेज मैन में अबाउट 5 mg डेली लगता है। तो एज कंपेयर टू वुमन, मेन में 5 mg डेली डोज लगता है, बिकॉज मैन को इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, वुमेन्स को और ग्रोइंग चाइल्ड को ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है आयरन का। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन। आयरन का एडमिनिस्ट्रेशन 2 रूट से होता है, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पैरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरली फेरस सल्फेट इज गुड एज एनी अदर कंपाउंड इफ इक्वल अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन आर गिवन एंड इट इज चीपर इन कॉस्ट। तो ओरली में फेरस सल्फेट ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है फॉर एज अ आयरन सप्लीमेंट, अगर उसको हम इक्वल अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन के साथ देते हैं। मीन्स फेरस सल्फेट और इक्वल अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन अगर हम एक साथ देते हैं तो ये फुलफिल करता है आयरन डिफिशियंसी, और ये चीपर इन कॉस्ट है। मीन्स इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मुलेशन में आता है फेरस सल्फेट टैबलेट 200 mg, जो कि इंडियन फार्माकोपिया में दिया हुआ है आईपी, उसमें 60 mg एलिमेंटल आयरन रहता है। इसके अलावा फेरस ग्लूकोनेट टैबलेट 300 mg, इसके साथ 36 mg एलिमेंटल आयरन देते हैं। Some formulation are in combination with vitamins, but there is no convincing evidence of superiority over simpler form of iron। तो आयरन के ओरल फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा है। मीन्स ये सिंगल फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, कॉम्बिनेशन में भी यूज़ होते हैं, स्पेशली विथ विटामिन्स मिनरल्स, बट ऐसा कोई भी कन्विंसिंग एविडेंस अभी तक के मिला नहीं है कि भाई ये फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन के साथ सुपेरियर एक्टिविटी दिखाता है ओवर सिंपलर फॉर्म ऑफ आयरन सप्लीमेंट। जो सिंपलर फॉर्म ऑफ आयरन सप्लीमेंट अभी हमने बोला है, जैसा कि फेरस सल्फेट और एलिमेंटल आयरन का कॉम्बिनेशन, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये जितना इफेक्टिव है उतना कॉम्बिनेशन विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। द मेजर टॉक्सिक इफेक्ट्स आर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट। तो
आयरन का जो टॉक्सिक इफेक्ट है, जो मेजर टॉक्सिक इफेक्ट है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट, जिसकी वजह से नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक स्टूल होता है। नौशिया, जी मचलना और वोमिटिंग, उल्टी, डायरिया, लूज मोशन जिसे हम बोलते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक स्टूल मीन्स जो फेसेस होते हैं, एक्सक्रेटा होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, जो स्टूल होता है वो ब्लैक कलर का प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एक्सेसिव आयरन। अभी हम पैरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन देखते हैं। अभी हमने ओरल देखा था, अभी हम पैरेंट्रल देखते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है इंट्रावेनस प्रिपरेशन। इंट्रावेनस प्रिपरेशन, दिस इंक्लूड्स सैचुरेटेड आयरन ऑक्साइड इन सुक्रोज एंड डेक्सट्रिन। तो इसमें आता है सैचुरेटेड आयरन ऑक्साइड इन सुक्रोज एंड डेक्सट्रिन। सुक्रोज और डेक्सट्रिन के अंदर सैचुरेटेड आयरन ऑक्साइड रहता है और ये सॉल्यूशन को यूज करते हैं इंट्रावेनसली। इसके अलावा कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर 20 mg आयरन पर ml होता है, ये हम यूज करते हैं इंट्रावेनसली। दो गिवन एट इंटरवल ओवर अ पीरियड, सम पीपल एडवोकेट द टोटल डोज इन्फ्यूजन टेक्निक। तो ये जो इंट्रावेनस प्रिपरेशन है, इसको थोड़ा थोड़ा देते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए और इंटरवल्स में देते हैं, थोड़े थोड़े समय के बाद देते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड। बट कुछ लोग इसको एडवाइस करते हैं कि टोटल डोज इन्फ्यूजन टेक्निक से लेना चाहिए। मीन्स ये जो फॉर्मुलेशन है इंट्रावेनस प्रिपरेशन, इसको टोटल डोज इन्फ्यूजन टेक्निक से लेना चाहिए। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कितना आयरन का डिफिशियंसी है उसको कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से उसका डोज को डिसाइड करते हैं और उसको वो पेशेंट को वो डोज धीरे धीरे 5 to 6 आवर्स में देते हैं। मीन्स उसमें कितना इंटरवल में देना चाहिए उसको कैलकुलेट करके उसको फिर 5 to 6 आवर्स के लिए वो डोज देते हैं, तो उसे ही बोलते हैं टोटल डोज इन्फ्यूजन टेक्निक। तो इसमें क्या होगा, टोटल डोज इन्फ्यूजन टेक्निक में इसमें कैलकुलेट करेंगे कि भाई आगे वाले पेशेंट को कितना आयरन का ज़रूरत है और उसके हिसाब से इंट्रावेनसली आयरन का प्रिपरेशन धीरे धीरे दिया जाएगा फॉर 5 to 6 आवर्स। अब ये इंट्रावेनस प्रिपरेशन जब हम टोटल डोज इन्फ्यूजन टेक्निक से देते हैं, ये हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है, डिस्पेनिया कॉज कर सकता है और वोमिटिंग कॉज कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसके साइड इफेक्ट है, दैट इज टोटल डोज इन्फ्यूजन टेक्निक के और इंट्रावेनस प्रिपरेशन के। अभी हम इंट्रामस्कुलर प्रिपरेशंस देख लेते हैं। बोथ आयरन डेक्स्ट्रान इंजेक्शन बीपी दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड आयरन सॉर्बिटॉल इंजेक्शन बीपी दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया आर सुटेबल फॉर इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अंदर 50 mg पर ml ऑफ एलिमेंटल आयरन होता है। तो ये दोनों फार्मूलेशन आयरन डेक्स्ट्रान इंजेक्शन और आयरन सॉर्बिटॉल इंजेक्शन, इसमें दोनों में 50 mg पर ml एलिमेंटल आयरन होता है। इंजेक्शंस आर पेनफुल एंड मे स्टेन द स्किन। तो ये इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है आयरन का, ये पेनफुल होता है और ये स्किन पे स्टेन भी छोड़ता है, मीन्स एक दाग छोड़ के जाता है अगर आयरन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली दिया जाए तो। अभी हम देखते हैं आयरन पॉइजनिंग। आयरन पॉइजनिंग में एक्चुअली ओवरडोज ऑफ आयरन हो जाता है। बच्चों में मोस्टली होता है कि जो बच्चे आयरन ऑक्साइड का जिसको कोटिंग होता है टैबलेट्स को, वो एक्सीडेंटली एज अ स्वीट करके कंज्यूम कर ले, या फिर कोई बच्चे चॉकलेट बोल के कोई खा ले, या फिर कोई एक्सीडेंटली
कंज्यूम कर ले एक्सिस आयरन, तो ऐसे कंडीशन में आयरन पॉइजनिंग होता है। द इंजेक्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन causes gastric hemorrhages, circulatory collapse and death। तो जो पेशेंट को एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन का पॉइजनिंग होता है और आयरन पॉइजनिंग होता है, उसमें ये इफेक्ट दिखते हैं, दैट इज गैस्ट्रिक हेमोरेजेस, मीन्स जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वहाँ से ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, और फाइनली डेथ होने का भी चांसेस है जिन्हें आयरन पॉइजनिंग हुआ है। अब जिन्हें आयरन पॉइजनिंग हुआ है और अगर डॉक्टर ने उसे डायग्नोस किया है कि इसे आयरन पॉइजनिंग हुआ है, तो उसे हम ट्रीट कर सकते हैं बाय डेस्फेरिऑक्सामिन से। ठीक है, डेस्फेरिऑक्सामिन मिसाइलेट से। ये डेस्फेरिऑक्सामिन मिसाइलेट क्या करता है, विच फॉर्म अ नॉन इरिटेंट कॉम्प्लेक्स विथ आयरन। ठीक है, ये आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और चिलेट फॉर्म करता है, जिसके वजह से जो आयरन है ये नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम इंट्रावेनसली, इंट्रामस्कुलरली एंड इंट्रागैस्ट्रिकली दे सकते हैं। तो डेस्फेरिऑक्सामिन मिसाइलेट ये क्या है, चिलेटिंग एजेंट है, जो कि आयरन नाम का जो मेटल है उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और ये नॉन इरिटेंट कॉम्प्लेक्स होता है एज वेल एज नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके वजह से आयरन पॉइजनिंग को रिवर्स किया जा सकता है, और जिस पेशेंट को आयरन का पॉइजनिंग हुआ है वो पेशेंट को हम बचा सकते हैं। इसको हम इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं, और इंट्रागैस्ट्रिकली भी दे सकते हैं आफ्टर लेवेज विथ 1% सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इंट्रागैस्ट्रिकली कब देंगे, आफ्टर लेवेज विथ 1% सोडियम बाइकार्बोनेट, मीन्स जो गैस्ट्रिक मटेरियल है और जीआई ट्रैक्ट है उसको हम वॉश करेंगे विथ 1% सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद हम डेस्फेरिऑक्सामिन मिसाइलेट को देंगे, जिसके वजह से आयरन जो है, आयरन डेस्फेरिऑक्सामिन मिसाइलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज नॉन इरिटेंट कॉम्प्लेक्स, और उसके वजह से आयरन पॉइजनिंग रिवर्स हो जाएगा और पेशेंट धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये हो गया आयरन के बारे में। तो यहाँ पे हमारा हेमेटेनिक्स पार्ट खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।